हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। हम लोग देखेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या जो क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 है और ये हम लोगों का पार्ट 2 होगा। ठीक है ना, ये पार्ट 2 है। आप अगर इस एक्सरसाइज के पिछले वाले क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप जाएं और इसके पार्ट 1 को देखें, जिसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप जो है इस क्वेश्चन को देखिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है ना, तो चलते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 होगा पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.2 का। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो संख्याएं हैं, एक 306 है और एक 657 है। इस दोनों का HCF कितना दे दिया है? 9। हमको इसमें करना क्या है, तो 306 और 657 का LCM मालूम करना है। तो एकदम इजी है। आप लोगों को बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ये चीज आपको बताया गया था क्वेश्चन नंबर 2 में। इस चीज को हम सिद्ध भी कराए थे। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 2 को जो पढ़ाए थे तो उसमें इस चीज को सिद्ध भी कराया गया था, जांच किया गया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 306 और 657 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल चाहिए, यानी 306 गुणा 657 गुणनफल हो गया बराबर HCF गुणा LCM चाहिए। तो HCF दो संख्याओं का कितना दिया है? 9। तो HCF हो गया 9 और LCM आपको पता नहीं है। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे, ये 9 जो है इसके साथ गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 बटा 9। अब आप इस 9 से इसको काट लीजिएगा। 9 तिरका 27 और 3 गया तो 36, 9 चौके 36, यानी LCM बराबर अब आप 34 से और 657 में गुना कर लीजिए तो ये आएगा 22,338, यानी कि आपका LCM हो गया 22,338 और यही रहा आपका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी शून्य पर समाप्त करने की बात आए, जैसे मान लीजिए कि 10 है, ये शून्य अंत में आता है, तो अगर 10 का आप फैक्टर तोड़िएगा तो क्या निकल के आएगा? 2 पचे 10, यानी कि 2 गुना 5। ठीक है ना, यानी 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुना 5। जैसे अगर 20 आया, शून्य पर समाप्त होने की बात है, तो इसका फैक्टर तोड़िए, 2 10 और फिर 2 5, यानी कि ये भी शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या क्या चाहिए? 2 गुना 5। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर शून्य पर किसी को समाप्त होना है तो उसको जो है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे m और n क्या बताता है। m जो है 2 का घात है और n जो है 5 का घात है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 2 का घात कितना है? 1। 5 का घात कितना है? 1। यहाँ पे 2 का घात है 2, 5 का घात है 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी अगर शून्य पर समाप्त होने की बात कहेगा तो हमेशा और हमेशा उसका जो फैक्टर होना चाहिए, यानी कि उसका जो गुणनखंड होना चाहिए वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का होना चाहिए। अगर उसका फैक्टर 2 के पावर m और 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का अगर हो जाता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, वो संख्या जो है शून्य पर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 6 का पावर n जो है अंक वो शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। किसके लिए? तो n कोई प्राकृत संख्या है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिख के हम लिखना क्या शुरू करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि n बराबर क्या चीज है? तो प्राकृत संख्या। n जो है आपका क्या है? प्राकृत संख्या है। तो n जब आपका प्राकृत संख्या है तो आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहा जाता है, यानी n का मान 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। तो ये हुआ आपका n का मान। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है? 6 का पावर n है, तो 6 का पावर n है तो आप n बराबर अगर 1 रखिएगा तो 6 का पावर 1, यानी कि 6 का पावर 1 कितना होगा? 6। अब 6 का फैक्टर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2 into 3, ये ना होगा। अगर आप
6 n का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो 6 का पावर 2 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 6 गुना 6, और 6 गुना 6 का मतलब क्या हुआ, 6 के लिए 2 गुना 3 और फिर इस 6 के लिए 2 गुना 3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 2 गो और 3 भी 2 गो, यानी 2 के पावर 2 गुना 3 का पावर 2। फिर जो है अगर आप n का मान 3 रखते हैं तो 6 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 6 का पावर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 6 गुना 6 गुना 6, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना 3 फिर 2 गुना 3 फिर 2 गुना 3, यानी इसका मतलब ये हुआ 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि हम 6 का पावर n का जो हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं, ये 2 का पावर m गुना 3 के पावर n के रूप का है। ये 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, यानी कि आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, 6 का पावर n है ना, तो इसको आप 2 गुना 3 का पावर n लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 3 के फैक्टर में आ रहा है। जबकि हमको शून्य पर समाप्त करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर क्या बताया आपको, शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 के रूप में ये होना चाहिए इसका गुणनखंड, लेकिन इसका गुणनखंड यानी कि इसका फैक्टर जो है वो 2 गुना 3 के रूप का है, तो इसीलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यानी कि आप यहाँ पर लिखिएगा कि 6 का पावर n बराबर 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर n, यानी कि यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अगर शून्य पर समाप्त होना है उसको, तो शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 2 का पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए, जो ये 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर n का रूप का है, जो इसके रूप का नहीं है, इसीलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, जल्दी कीजिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर सवाल की व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों, भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, भाज्य संख्या का परिभाषा आपको बताए थे, अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जो वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास चला था, उसी में आपको सभी संख्याओं के बारे में पढ़ाए हैं। तो आप वहां से देखिए, आपको बताया गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है। एक बार और याद दिला देते हैं, भाज्य संख्या जो होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसी को हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, हल करेंगे इसका। हल में आपको क्या दिख रहा है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है ना, तो आप क्या करिएगा, 7 में 11 से, फिर 11 से में 13 से गुना करिएगा, गुना करने के बाद उसमें 13 जोड़िएगा, या इसको करने के लिए आप क्या करिए, इसमें से 13 को कॉमन कर लीजिए। तो 13 कॉमन कर लीजिएगा तो 7 गुना 11 बच जाएगा, और प्लस ये 13 तो निकल ही गया, अब ये बचा प्लस और 13 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1, यानी कि 13 इंटू 11 से 77, यहाँ पे रहने दीजिए 77 और प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 77 और 1 78। तो 13 में 78 से गुणा करिए आप, तो गुणा करिएगा तो 13 13 से 91 13 8 104 का 4 हो गया, हासिल हो गया 10, 13 से 91 और 10, तो 91 और 10 हो गया 101, यानी ये कितना आ गया 1014। अब देखिए ये 1014 जो संख्या है ये आपका 1 से तो कट ही जाएगा। ठीक है, 1 से कट जाएगा और एक अपने आप से यानी स्वयं से कट जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या ये किसी और संख्या से कटने वाला है, तो देखिए यहाँ पे 1014 है भाई, अंक में 4 है, तो 2 से तो कट ही जाएगा किसी भी तरह से। तो देखिए, तो ये 1 से भी कट जा रहा है, अपने आप से भी कट जा रहा है, और इसके अलावा 2 से भी कट जा रहा है। अब इसका अगर आप फैक्टर तोड़ के देख लेंगे तो और भी पता चलेगा कि और ये कितनी संख्याओं से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये क्लियर है कि ये क्या है, आपका भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1014 एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह क्या है,
भाज्य संख्या है। अब जो प्रोसेस आप इसके लिए किए हैं वही सेम काम इसके लिए कीजिए। यहाँ पे आपका क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब यहाँ से आप मन करें तो 5 कॉमन करके गुना कर लीजिए या ऐसे ही गुना करके आप हल कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए 5 को कॉमन ही कर लेते हैं। तो 7 × 6 × 5 तो निकल गया, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 निकल गया है तो 1। अब ये 5 इंटू रहेगा ही, अब इसको गुणा करना है तो इसको गुणा करने जाइएगा तो 7 छके 42, 42 गुना हो गया आपका 84 और फिर 4 तिहाई 12 प्लस 1। अब इस तरह से ये 5 इंटू 12 में 84 से गुणा करना है तो 12 चौका 48 के 8 हासिल 4 बट 12 × 8 = 96 और 4 100 और प्लस 1, यानी कि ये हो गया 5 × 1009 और 5 से गुणा करिएगा 9 × 5 = 45, 4 0 और 5 एकम 5, तो ये हो गया 5045। तो ये संख्या देखिए कि ये संख्या में क्या है, तो ये भी तो यही हाल है कि ये 1 से तो कट ही जाएगा, अपने आप से भी विभाजित हो ही जाएगा और इसके अतिरिक्त एक 5 से भी विभाजित हो जाएगा क्योंकि अंत में 5 है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये भी संख्या आपका क्या है भाज्य संख्या है। तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि जो है 5045 जो है एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी अन्य सभी और अन्य संख्या से भी ये क्या है विभाज्य है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी यही स्टेटमेंट आप इसके लिए भी यूज करके लिख लीजिएगा, यही स्टेटमेंट जो है सेम यहाँ पे यूज करके लिखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। देखिए आप अपने बुक में देखिए उस क्वेश्चन को, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है मैं नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा तो उस क्वेश्चन में कहेगा कि जो है आपका मतलब एक खेल का मैदान है और वो खेल का मैदान जो है वृत्ताकार है, ऐसा ही क्वेश्चन में बोलेगा। और उसमें दो मतलब थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, आपको बता रहे हैं हम क्या क्वेश्चन में क्या है कि एक खेल का मैदान है, उसमें चारों ओर वृत्ताकार पथ बना हुआ है। जो वृत्ताकार पथ आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। और फिर इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। तो इस वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। अब बोल रहा है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वे एक ही दिशा में चल रहे हैं, साथ ही वो एक ही दिशा में, दोनों मान लीजिए कि इसी दिशा में चल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। तो एक ही दिशा में वो चल रहे हैं तो कितने समय के बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। यानी कि बोल रहा है कि 18 मिनट में ये एक चक्कर लगाती है सोनिया और 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है रवि, और दोनों एक ही साथ एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही दिशा में ये चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के पास दोनों कितने समय के बाद पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का केवल एलसीएम निकाल देना है, काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 18 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 3 6 3 18, 12 का हो जाएगा 2 दूना 4 3 12। तो इसका जब आप एलसीएम निकालने जाइएगा तो पहले तो इसका पेयर लग रहा है, इसको पेयर लगा लीजिए, ठीक है ना। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जिसका पेयर लगा है उसके लिए 1, जिसका नहीं लगा है उसको 1 लिख देंगे। तो देखिए तो 2 3 6 6 3 18, 18 दूना 36, दैट मीन्स 36 मिनट बाद सोनिया और रवि जो है पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। 36 मिनट के बाद ये अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत इजी था, केवल 18 और 12 का आपको क्या कर देना था, एलसीएम निकालना था। और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना, और समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए।